हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम डेफामेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कंट्रीब्यूट जरूर करें। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम नंबर हमने यहाँ लिख दिया है। और अगर आप हमसे किसी लीगल मैटर में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमें हमारे लॉ विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज में फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें, हम रिप्लाई करते हैं। और आपका कोई भी लीगल क्वेश्चन या क्वेरी है उसको हम सोल्व करेंगे और आपको एडवाइस भी देंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन को इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। जो भी बताऊंगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। वैसे जो डेफिनेशन है इसको हिंदी में मानहानि कहा जाता है। मेरे दोस्तों अगर मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में बताऊं तो डेफिनेशन का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति झूठ बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को 100 लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों के सामने बेइज्जत करता है, वो भी झूठ बोलकर। जैसे मैं बोल दूं किसी को तू चोर है और वो चोर नहीं है, पर मैं चोर बोल रहा हूँ उसको, उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। या मैं किसी को बोल देता हूँ कि तू तो करप्टेड है, तू तो घूसखोर है, इवन वो ईमानदार इंसान है, पर मैं जानबूझ के उसका स्टेटस लो करने के लिए, लोगों के सामने उसको गिराने के लिए, उसकी वैल्यू कम करने के लिए झूठ मूठ बोल के उसकी बेइज्जती करता हूँ, तो वो होती है डेफामेशन। अर्थात डेफामेशन मीन्स टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ समवन, टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ एनीबॉडी, इट इज कॉल्ड द डेफामेशन। अगर मैं बात करूँ रेपुटेशन की, तो रेपुटेशन जो है व्यक्ति की, वो व्यक्ति की प्रॉपर्टी मानी जाती है। पुराने समय से ही रेपुटेशन को इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी माना है। जैसे कि आपकी ज़मीन जायदाद, हीरे जवाहरात, गहने हैं, वैसे ही रेपुटेशन को भी प्रॉपर्टी माना जाता है। अगर आपकी ज़मीन जायदाद के साथ कोई खिलवाड़ करता है, कोई भी गलत करता है, तो आपको राइट होता है आप कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट में जाकर आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो और अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। वैसे ही अगर आपकी कोई रेपुटेशन के साथ गलत करता है, रेपुटेशन को गिराने की कोशिश करता है, आपके स्टेटस को गिराने की कोशिश करता है, तो आपके पास राइट होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हो और डेफामेशन का केस फाइल कर सकते हो, और आपकी अपनी रेपुटेशन को बचा भी सकते हो, प्लस मुआवजा भी क्लेम कर सकते हो। देखो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, हमें बोलने का अधिकार है। तो बोलने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हम अनाप शनाप बोलते रहें, हर किसी के बारे में झूठ बोलते रहें, बेइज्जती करते रहें, ये हमें राइट कभी नहीं देता। अगर हम किसी के बारे में झूठ बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, तो अगर हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं झूठ बोलकर, तो उसको डेफामेशन माना जाएगा, और उस व्यक्ति को राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है और हमारे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। अगर मैं रेपुटेशन की बात करूं तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत फेमस केस है डिक्सन वर्सेस होल्डन। उसमें क्या बोला गया था कि जो एक व्यक्ति की रेपुटेशन है वो उसकी प्रॉपर्टी मानी जाती है, और जो उसकी रेपुटेशन है उसको बाकी प्रॉपर्टी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। मतलब बाकी प्रॉपर्टी कम वैल्यूएबल है पर रेपुटेशन ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये बात की गई थी डिक्सन वर्सेस होल्डन में। अगर मैं बात करूँ रेपुटेशन की, तो मेरे दोस्तों ये सिविल में तो आप मुकदमा दायर कर ही सकते हो, साथ ये सिविल रॉन्ग तो है ही है डेफामेशन, इसके साथ साथ ये आईपीसी के अंडर भी दिया गया है, ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है। जो आईपीसी का सेक्शन 499 है वो डेफामेशन को डिफाइन करता है, और 500 पनिशमेंट देता है, 501 जो है वो पनिशमेंट देता है। तीनों सेक्शन जो है वो डेफामेशन से डील करते हैं। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, आपको पता होगा पुराने समय से ही। अगर हिस्ट्री की बात करें, जो बड़े बड़े महाराजा थे वो अपना सिर कटाना मंजूर करते थे, अपने आप को, उनको जान से मार दो उनको मंजूर था, पर वो कभी अपनी रेपुटेशन को खत्म नहीं करते थे। उनकी रेपुटेशन में बात आ जाए तो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। हाँ, वो अपना सर कटाना मंजूर कर लेते थे। बहुत बार हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कई बार कई बड़े बड़े महाराजाओं को धर्म कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, उनके साथ अत्याचार किए गए, टॉर्चर किए गए कि अपना धर्म कन्वर्ट करो। सिखों के साथ हुआ कि उनके धर्म कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, पर उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट नहीं किया। उनकी रेपुटेशन थी कि हमारा स्टेटस है, हम सिख हैं तो हम सिख हैं, हमने अपना धर्म कन्वर्ट नहीं करते, उन्होंने नहीं करा। अर्थात उन्होंने अपना सर कटाना मंजूर कर लिया पर अपनी रेपुटेशन में बात नहीं आने दी।
तो मतलब रेपुटेशन एक व्यक्ति की बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर उसको कोई हार्म करता है, उसके स्टेटस को कोई खत्म करता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जो भी व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ करेगा तो दूसरा व्यक्ति केस फाइल कर सकता है। तो रेपुटेशन के केस में भी ऐसा ही है। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी रेपुटेशन को खत्म करता है, डेफामेशन करता है आपकी, तो आप जो हो वो डेफामेशन का केस फाइल कर सकते हो। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डेफामेशन है इसको लॉ ऑफ टोर्ट में जो इंग्लिश लॉ है वो डेफामेशन को कैसे देखता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, तो दोस्तों डेफामेशन का इंग्लिश लॉ में क्या मतलब है उसको जानने से पहले हम मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफामेशन का मतलब क्या होता है? टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अदर पर्सन, यही डेफामेशन है। जब आप किसी की रेपुटेशन को खराब करते हो, इंजर करते हो, वो डेफामेशन मानी जाती है। अर्थात जब एक व्यक्ति कोई ऐसी स्टेटमेंट बनाता है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को वो पब्लिश कर देता है, बहुत सारे लोगों के सामने बना रहा है, और वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है। अगर वो स्टेटमेंट किसी की बेइज्जती कर रही है, किसी की रेपुटेशन को हार्म कर रही है, स्टेटस को लो कर रही है, तो ये उस व्यक्ति की डेफामेशन मानी जाएगी और वो व्यक्ति केस फाइल कर सकता है। तो डेफामेशन का मतलब क्या? टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अदर पर्सन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश लॉ में डेफामेशन को क्या माना जाता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो भी मैं बात करूंगा वो इंग्लिश लॉ के बारे में बात करूंगा। इंग्लिश लॉ की बात की जाए तो डेफामेशन दो प्रकार की है, दो भाग में डिवाइड कर रखा है। एक को बोलते हैं लीबल, एक लीबल है, एक स्लैंडर है। अगर लीबल में क्या आता है? लीबल जो है इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। पर अगर बात की जाए स्लैंडर को, इसको सिविल रॉन्ग माना जाता है। डेफामेशन जब लीबल है और स्लैंडर है, हम पहले डिस्कस करते हैं लीबल क्या होता है फिर स्लैंडर क्या होता है। पहले लीबल को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। देखो लीबल का मतलब होता है कि जब आप किसी की डेफामेशन करते हो, किसी की बेइज्जती करते हो, कैसे करते हो? रिटन बाय रिटन, या पिक्चर बना के, या प्रिंट करके। अर्थात यू आर डिफेमिंग समवन बाय रिटन समथिंग, बाय मेकिंग पिक्चर, बाय प्रिंट। अगर आप किसी की डेफामेशन जो है वो लिख के करते हो, न्यूज़पेपर में कुछ छपवा देते हो, पब्लिश करवा देते हो, प्रिंट करके करते हो, पिक्चर बनवाते हो, या वीडियो के माध्यम से करते हो, मूवीज में कोई बंदा किसी की डेफामेशन करते, तो वो होता है लीबल। और अगर आप डेफामेशन किसी की बोल के करते हो, मुंह से बोल के, सिर्फ बोल के, वो होता है स्लैंडर, ये ओरली। या फिर अगर आप किसी की डेफामेशन चिन्ह के माध्यम से करते हो, साइन के माध्यम से करते हो, मान लो किसी ने कोई मिडिल फिंगर शो कर दी, कुछ ऐसा गलत शो किया, तो वो भी डेफामेशन हुई ना। तो वो, या फिर वो भी जेस्चर जो है वो भी किस में आता है? वो स्लैंडर में आता है। तो मेनली इंग्लिश लॉ में क्या डेफामेशन लीबल और स्लैंडर होती है। लीबल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी की डेफामेशन करता है रिटर्न में, जो कि परमानेंट फॉर्म में होती है, पिक्चर के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, इट इज इन परमानेंट फॉर्म, ये परमानेंट फॉर्म में होगी। क्योंकि जब रिटर्न कर दिया, लिख ही दिया, या पिक्चर बना दी, न्यूज़पेपर में छपवा दिया, तो परमानेंट हो गया ना, परमानेंट फॉर्म में होता है। और जो स्लैंडर होता है ये होता है टेम्परेरी फॉर्म में। कैसे होता है? टेम्परेरी या ट्रांसिएंट फॉर्म में। टेम्परेरी मतलब कुछ ही टाइम के लिए होती है। क्यों होती है? क्योंकि बोलकर किसी डेफामेशन करनी है, किसी की बेइज्जती करनी है, बोल के कर रहे हो, अब ये परमानेंट कहाँ रहेगा। अगर बात की जाए लीबल की, लीबल एड्रेस टू आई, ये एड्रेस करता है आई से। आई मतलब अब कोई लिखेगा या कोई पब्लिश करवाएगा न्यूज़पेपर में किसी के बारे में गलत फलत, या प्रिंट करवाएगा, तो हम आंखों से देख सकते हैं ना। तो इट एड्रेस टू आई, इट एड्रेस टू आई। और स्लैंडर में क्या होता है? बोल के किसी की डेफामेशन करते हैं, तो इट एड्रेस टू ईयर, ये ईयर से डील करता है। इट एड्रेस्ड टू ईयर, सॉरी ईयर, EAR, हम बोल के किसी डेफामेशन कर रहे हैं ना, तो इट एड्रेस टू ईयर। मतलब शॉर्ट में क्या हुआ, अगर बात की जाए इंग्लिश लॉ की, तो इंग्लिश लॉ क्या करता है? डेफामेशन को लीबल और स्लैंडर में डिवाइड कर देता है। लीबल का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी की डेफामेशन करता है, किसी की बेइज्जती करता है, लिख कर या न्यूज़पेपर में कोई पब्लिश करवा कर, प्रिंट करवा कर, पिक्चर के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, जो कि परमानेंट फॉर्म में होती है, प्लस जो परमानेंट फॉर्म में होती है और जिसको हम आंखों से देख भी सकते हैं, उसको बोला जाता है लीबल। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल मुकदमा करना चाहता है इंग्लिश लॉ में, तो कब करेगा? जब उसकी डेफामेशन जो है रिटर्न में हुई है, या पिक्चर के माध्यम से हुई है, या फिर प्रिंट के माध्यम से हुई है, या कोई मूवी के माध्यम से हुई है, और ये परमानेंट फॉर्म में होती है। तो अगर बात की जाए स्लैंडर की,
तो स्लैंडर में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की डेफामेशन कर रहा है, मानहानि कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुंह से बोल के, बाई वर्ड्स कर रहा है या फिर इशारों से कर रहा है, तो इसको क्या माना जाएगा, स्लैंडर माना जाएगा। ये सिविल रोंग है, इसको सिविल रोंग माना जाएगा। और सिविल केस करना चाहता है व्यक्ति तो तभी कर सकता है अगर उसकी डेफामेशन जो है वो ऐसे हुई है, इंग्लिश लॉ की बात की जाए। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडियन लॉ की, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आप किसी की बेइज्जती चाहे मुंह से बोल के करो, चाहे लिख के करो, चाहे आप पिक्चर के माध्यम से करो, तो जिस व्यक्ति की आप बेइज्जती कर रहे हो, डेफामेशन कर रहे हो, उसकी मर्जी है। वो चाहे तो वो क्रिमिनल ऑफेंस भी आपके अगेंस्ट कर सकता है, क्रिमिनल मुकदमा कर सकता है आईपीसी के अंडर, और वो चाहे तो वो सिविल केस भी कर सकता है। अर्थात इंग्लिश लॉ में लिबल और स्लैंडर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो किसी की मानहानि कर रहे हो, डेफामेशन कर रहे हो, तो वो डेफामेशन है, चाहे आप लिबल से करो, चाहे वो स्लैंडर से करो, लिख के करो, बोल के करो, या कोई भी जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं है। पर इंग्लिश लॉ में फर्क है। और एक बात याद रखो मेरी इसके साथ साथ, जो लिबल है इसको एक्शनेबल पर से माना जाता है। क्या माना जाता है? लिबल इज एक्शनेबल पर से। वर्ड स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से। इट इज नॉट एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से का मतलब क्या होता है? एक्शनेबल पर से का मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक्शन ले सकता है दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट विदाउट प्रूविंग ही एनी डैमेज। इट मीन्स टू ब्रिंग द एक्शन विदाउट प्रूविंग द डैमेज। यहां लिख रहा हूं, तो मैं आपको समझाता हूं कि लिबल एक एक्शनेबल पर से है। मतलब ये हुआ अगर कोई व्यक्ति किसी की डेफामेशन रिटर्न में कर रहा है, या फिर जो है डेफामेशन वो प्रिंट के माध्यम से कर रहा है, पिक्चर के माध्यम से कर रहा है, तो ये एक्शनेबल पर से है। अर्थात जिसकी डेफामेशन हुई है वो व्यक्ति एक्शन ले सकता है और उस व्यक्ति को कोर्ट में ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि मुझे क्या डैमेज हुए, मुझे क्या नुकसान हुए। आपको याद होगा हमने एसेंशियल ऑफ टोर्ट में पढ़ा था कि अगर टोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करना है तो पहली बात तो एक एक्ट और ओमिशन होना चाहिए, दूसरा उस एक्ट और ओमिशन से दूसरे पार्टी को डैमेज भी होनी चाहिए। दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा मुझे डैमेज हुए हैं। लेकिन अगर किसी की डेफामेशन होती है, इंग्लिश लॉ की बात कर रहा हूं, किसी रिटर्न से, पिक्चर के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, तो उस व्यक्ति को यह प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या नुकसान हुआ, मुझे क्या डैमेज हुए। लिबल इज एक्शनेबल पर से, विदाउट प्रूविंग एनी डैमेज यू कैन ब्रिंग द एक्शन। बट अगर स्लैंडर की बात की जाए जो कि ओरली किसी की डेफामेशन करते हैं, तो ये एक्शनेबल पर से नहीं है। अर्थात अगर आप किसी की बेइज्जती मुंह से बोल के करते हो तो स्लैंडर इसको माना जाएगा और इसी एक्शनेबल पर से नहीं माना जाएगा। अर्थात अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि आपको क्या डैमेज हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ ट्रेसपास का। जो ट्रेसपास है उसको एक्शनेबल पर से माना जाता है। अर्थात अगर मान लो मैं किसी की प्रॉपर्टी में बिना पूछे घुस जाता हूं, बिना परमिशन के घुस जाता हूं, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, अर्थात मैंने ट्रेसपास किया, मैं ट्रेसपासर हूं। अगर वो व्यक्ति मेरे पे केस कर देता है तो मैं कोर्ट में जाके बोलूंगा सर मैंने इसकी अगर मैं एंट्री करी तो इसको क्या डैमेज हुआ, क्या नुकसान हुआ, मैंने तो ना चोरी करी ना कुछ का नुकसान किया, तो ये कैसे केस फाइल कर सकता है, इसको क्या नुकसान हुआ ये बताओ। नहीं, ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से। जो व्यक्ति है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है डैमेज क्या हुआ, बस मैं उसके घर में घुसा बिना परमिशन के, ट्रेसपास का कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो गया। द नीड टू, देयर इज नो नीड टू प्रूव द डैमेजेस, एनी काइंड ऑफ डैमेज, उसको क्या नुकसान हुआ मेरे घुसने से, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं होती ट्रेसपास के केस में। वैसे अगर मैं न्यूसेंस की बात करूं, न्यूसेंस का मतलब होता है कि मेरे किसी एक्ट से किसी को कोई हार्म हो रहा है, किसी को न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो मैं कोई एक्ट करता हूं, उससे अगले बंदे को न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, वो केस कर फाइल करना चाहता है, तो उसको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे एक्ट से इसको क्या डैमेज हो रहे हैं, ये क्यों न्यूसेंस का केस कर रहा है, इसको क्या डैमेज हो रहे हैं। अर्थात न्यूसेंस इज नॉट एन एक्शनेबल पर से, वो एक्शनेबल पर से नहीं है। उसमें व्यक्ति को प्रूव करना पड़ता है कि उसको क्या नुकसान हो रहा है, उसको क्या डैमेज हो रही हैं। तो मैं लीबल की बात करूं, एक्शनेबल पर से है, अर्थात व्यक्ति को कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसको क्या डैमेज हो रहे हैं, उसे क्या नुकसान हो रहा है अगले बंदे की ये डेफामेशन करने से। मतलब जो बंदा केस कर रहा है उसको डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पर अगर स्लैंडर हुआ है, अर्थात ओरली उसकी किसी ने बेइज्जती करी है, उसकी डेफामेशन करी है, तो उसको डैमेज प्रूव करने पड़ेंगे। लेकिन जो स्लैंडर है ये भी एक्शनेबल पर से बन जाता है 3 सिचुएशन में, केवल 3 सिचुएशन में। 3 सिचुएशन क्या क्या है? पहली सिचुएशन ये है कि अगर एक कोई व्यक्ति जो है उसको दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, कोई लड़की है या कोई वूमेन है, उसके अगेंस्ट कोई व्यक्ति जो है अनचास्टिटी के, अपवित्रता के आरोप लगा रहा है, उसको कैरेक्टरलेस बोल रहा है, उसको एडल्ट्रेस बोल रहा है, ये एडल्ट्री करती है, ऐसे उसकी मानहानि कर रहा है, तो वो लड़की जो है वो लड़की केस फाइल कर सकती है। इवन तो किसी व्यक्ति ने मुंह से बोल के ही बोला हो तो वो एक्शनेबल पर से बन जाएगा। अर्थात लड़की को डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो केस फाइल कर सकती है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि तेरे अगेंस्ट तो क्रिमिनल मुकदमा चला हुआ, तू तो रेपिस्ट है, तू तो मर्डरर है, जिसको मर्डरर बोला या रेपिस्ट बोला, मुंह से बोला ना, तो वो भी
केस फाइल कर सकता है, उसे भी डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इवन तो वो उसे बोल के बोला, पर एक्सेप्शन 3 है। दूसरी क्या है, अगर कोई बंदा किसी को मर्डर बोले, किसी के अगेंस्ट, मतलब मैं किसी को बोलता हूँ कि तेरे अगेंस्ट क्रिमिनल ऑफेंस चला हुआ है, चाहे मर्डर हो चाहे रेप हो, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस की बात करता हूँ, झूठा आरोप लगाता हूँ, इंपुटेशन करता हूँ रॉन्ग एंड फाल्स चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस, तो वो व्यक्ति मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और उसको भी डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैं किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को, किसी व्यक्ति के काम को वो करता हूँ, डिफेम करता हूँ, मैं बोलता हूँ तू तो इस पर्टिकुलर ऑफिस को होल्ड करने के लायक ही नहीं है, तू तो ये काम करने के लायक नहीं है, ये प्रोफेशन तेरे लिए है ही नहीं, तू तो काम का बंदा ही नहीं है, मैं ये मुंह से बोल के कर रहा हूँ, तो वो बंदा मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है और उसको डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो डैमेज प्रूव करेगा, वो नहीं, देयर इज नो नीड टू प्रूव द डैमेजेस। अर्थात जो स्लैंडर है वो भी 3 केसेस में क्या बन जाएगा, वो एक्शनेबल पर्सन से बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं आगे बढ़कर इसके इसेंशियल क्या क्या हैं डेफामेशन के। हाँ जी, तो अगर डेफामेशन के इसेंशियल्स की बात की जाए, अर्थात अगर आप डेफामेशन का केस फाइल करना चाहते हो तो आपको ये तीनों चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, तीनों चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। अगर एक भी आप प्रूव नहीं कर पाते हो तो आप डेफामेशन का केस नहीं जीत पाओगे। आपको डेफामेशन का केस फाइल करना है, जीतना है, तो ये 3 चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहली क्या है, द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो मुझे बोला गया ये डेफामेटरी स्टेटमेंट है, मेरी बेइज्जती हुई है। दूसरा, द सैड स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू प्लेंटिव। जो स्टेटमेंट बोली गई थी वो आपको ही बोली गई थी, ये भी प्रूव करना पड़ेगा। अर्थात आप प्लेंटिव और केस फाइल करने जाओगे, प्लेंटिव बन जाओगे, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट मुझे ही बोली गई थी। तीसरा, द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश होनी चाहिए। अर्थात पब्लिश्ड का मतलब ये नहीं है कि कहीं टीवी में पब्लिश कर दो या कहीं पे पब्लिकेशन कर दो, नहीं। पब्लिश का मतलब है कि एक से ज़्यादा लोगों को पता लगनी चाहिए, 2, 4, 10, 100, 1000, बहुत सारे लोगों में कम्युनिकेट होनी चाहिए वो स्टेटमेंट, जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती हुई है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति स्टेटमेंट देता है वो डेफामेटरी है और वो आपको बोलता है, पर आपको बंद कमरे में बोलता है, वो किसी को पता नहीं चल रहा, तो वो डेफामेशन नहीं मान जाती। डेफामेशन क्या है, रेपुटेशन का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब क्या होता है, और लोगों की नज़र में क्या स्टेटस है आपका। जब और लोगों को पता नहीं चला कि आपको क्या क्या बोला गया तो वो डेफामेशन नहीं मान जाती। तो स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करेंगे द स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी की। अर्थात जो स्टेटमेंट बोली गई है वो डेफामेटरी होनी चाहिए। उसका जो है वो स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी एक्चुअल में बेइज्जती हुई हो, एक्चुअल में आपकी रेपुटेशन लो हुई हो, स्टेटस लो हुआ हो। जैसे ये केस हुआ साउथ इंडिया रेलवे वर्सेस रामाकृष्णन 1890 में। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, तो तभी क्या हुआ, जो चेकर होते हैं वो ट्रेन में आ गए, उन्होंने सभी की टिकटें चेक करी और उन्होंने क्या बोला, एक व्यक्ति को बोला, जो व्यक्ति सफर कर रहा था उसको बोला कि हमें ये लग रहा है कि आपके पास जो है वो ट्रेन की टिकट नहीं है, आप बिना टिकट के सफर कर रहे हो, या फिर आपके पास वैलिड टिकट ही नहीं है, कोई पुरानी टिकट है आपके पास, तो हमें ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ अपनी टिकट दिखाएं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अभी टिकट दिखा दी और दिखाने के बाद वो बड़ा गुस्से में आ गया कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, और उसने केस फाइल कर दिया कोर्ट में जाके कि सर जो चेकर है, टीटी है, उसने मेरी बेइज्जती करी है, मेरी डेफामेशन करी है, ये बोल के कि आप बिना टिकट के सफर कर रहे होंगे। तो कोर्ट में ये क्वेश्चन रेज हुआ कि जो स्टेटमेंट थी क्या ये डेफामेटरी थी। जो व्यक्ति ने बोला, टीटी ने बोला कि आपके पास टिकट नहीं हो सकती या वैलिड टिकट नहीं हो सकती, आप अपनी टिकट चेक करवाओ, हमें लगता है ऐसा, तो क्या ये स्टेटमेंट डेफामेटरी हो सकती है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये स्टेटमेंट डेफामेटरी है ही नहीं, ये डेफामेटरी स्टेटमेंट नहीं है। टीटी का काम है, चेकर का काम है कि वो चेकिंग करने गया है, वो किसी को ही बोल सकता है। उसने ये बोला मैं ये सस्पेक्ट है, मैं ये सोच रहा हूँ, आपके पास नहीं हो सकती है, तो ये डेफामेशन नहीं मानी जाएगी। तो मतलब आप जो वर्ड्स बोलते हो ना, तो वो डेफामेटरी नेचर के होंगे, तभी आपके ऊपर केस चलेगा। मतलब ये हुआ कि प्लेंटिव मस्ट प्रूव दैट द स्टेटमेंट वाज डेफामेटरी। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता तो डेफामेशन का केस नहीं चल सकता। अब देखो, जो डेफामेशन है वो 2 तरीकों से हो सकती है। पहले इसको मिटा लेता हूँ एक बार। हाँ जी, तो डेफामेशन जो है वो 2 तरीकों से हो सकते हैं। आप चाहे तो डेफामेशन जो है डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली आप किसी की डायरेक्टली बेइज्जती कर सकते हो ना, किसी को आपने बोल दिया डायरेक्टली कि तू चोर है, तू तो निकम्मा बंदा है, तू घटिया है, कुछ भी डायरेक्टली कर सकते हो आप डेफामेशन, किसी डायरेक्ट बोल के। अगर वो बातें उसकी रेपुटेशन को इंजर कर रही हैं, स्टेटस को लो कर रही हैं, तो वो डेफामेशन मानी जाएगी, द स्टेटमेंट डेफामेटरी मानी जाएगी। पर क्या होगा अगर कोई व्यक्ति किसी की इनडायरेक्टली डेफामेशन करे, तो इनडायरेक्टली डेफामेशन भी हो सकती है। डेफामेशन जो है वो इनडायरेक्टली भी हो सकती है। क्या हो सकती है, इनडायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली हो सकती है। अर्थात ये सारी चीज़ जैसे कि अंदर आएंगी, डैमेज जो इनडायरेक्टली हो सकती है। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है वो कोई स्टेटमेंट देता है, जो स्टेटमेंट दे रहा है वो बिल्कुल इनोसेंटली होती है, बिल्कुल इनोसेंटली। उस स्टेटमेंट को देख के कभी नहीं लगता कि डेफामेशन हो रही है, पर उसका जो हिडन मीनिंग होता है, छुपा हुआ मीनिंग होता है, वो डेफामेटरी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक गाँव है, उस गाँव में एक व्यक्ति ने चोरी करी,
गांव में एक व्यक्ति ने चोरी करी, उस व्यक्ति को जेल हो गई और सारे गांव वाले जानते हैं ये तो चोर है, उसको चोर चोर के नाम से बोलते हैं, और उसने चोरी करी तो उसको बोल भी सकते हैं, डेफामेशन नहीं मानी जाती कभी भी, क्योंकि जो चोरी करेगा तो चोरी बोलेंगे, ये डेफामेशन नहीं मानी जाती। पर मान लो उसके जेल काटने के 5-6 साल के बाद मैं जो हूँ उस व्यक्ति के बेटे को बोलता हूँ गुस्से में आके, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, अर्थात मेरा इंटेंशन क्या है कि बाप भी चोर था, तू भी चोर है, जैसा बाप वैसा बेटा। ये स्टेटमेंट जो डेफामेटरी नहीं है, स्टेटमेंट इनोसेंटरी लग रही है, कोई डेफामेटरी नहीं लग रही, वो जो उसका हिडन मीनिंग है वो कहीं ना कहीं उसकी डेफामेशन कर रहा है लड़के की। लड़का तो अब पढ़ रहा है, वो थोड़ा चोर है, पर मैंने क्या किया, मैंने उसकी इनडायरेक्टली डेफामेशन कर दी, तो डेफामेशन इनडायरेक्टली भी हो सकती है, इसको डेफामेटरी मानेंगे। और इस चीज को बोलते हैं इन्यूएंडो। क्या बोलते हैं? इन्यूएंडो। उसको बोलते हैं इन्यूएंडो, INNUENDO, इन्यूएंडो या इन्यूएंडो बोलते हैं इसको। ये होता है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का मतलब होता है किसी की इनडायरेक्टली डेफामेशन करना, किसी की जो है जो स्टेटमेंट दे रहा है वो तो इनोसेंटली है, पर वो इनडायरेक्टली डिफेमेशन करने वाली होती है, तो अगर आप ऐसे करते हो तो वो भी डेफामेशन ही मानी जाएगी। बस आपको प्रूव करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट बनाई है वो डेफामेटरी नेचर की है, तो आप केस फाइल कर सकते हो, पहला एसेंशियल पूरा हो जाएगा। हम इसमें कुछ केस को डिस्कस कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो इन्यूएंडो जो हमने डिस्कस किया, जिसमें हम इनडायरेक्टली डेफामेशन करते हैं, जो स्टेटमेंट होती है वो इनोसेंटली होती है, उसको देख ही नहीं लगता पता कि डेफामेशन हो रही है, पर उसका हिडन मीनिंग डेफामेटरी होता है। इस केस में आपको क्लियर हो जाएगा। कासडी वर्सेस डेली न्यूज़पेपर लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ, जो कासडी है जिसने केस किया डेफामेशन का, ये जो है ये शादीशुदा व्यक्ति था, ये मिस्टर एम कासडी शादीशुदा व्यक्ति था। तो एक न्यूज़पेपर जो डेली न्यूज़पेपर लिमिटेड है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने न्यूज़ में खबर छाप दी। क्या लिखा उन्होंने कि मिस्टर एम कासडी द रेस हाउस ओनर एंड एक्स कोई लड़की है, हुज एंगेजमेंट हैज़ बीन अनाउंस्ड। उन्होंने ये बोला कि मिस्टर कासडी की एक्स के साथ एंगेजमेंट हो गई है, अनाउंस हो गई है। अब मिस्टर कासडी तो ऑलरेडी शादीशुदा था, और जब ये बात लिखी तो मिस्टर कासडी को लगा ये तो मेरी बेइज्जती है। क्यों बेइज्जती है? देखो, अब ये जो स्टेटमेंट है ये तो इनोसेंटरी लग रही है। क्या लग रहा है? ये लिखा हुआ है कि मिस्टर कासडी की एक्स के साथ एंगेजमेंट हो गई है, इसमें क्या डेफामेटरी है? कोई डेफामेटरी नहीं है, कोई इसमें डेफामेटरी नहीं लग रहा। पर इसका हिडन मीनिंग क्या शो कर रहा है कि कासडी तो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसकी दूसरी शादी होने जा रही है, दूसरी एंगेजमेंट हो रही है। मतलब जो कासडी है वो एक ऑफेंस कर रहा है बाईगैमी का, वो तो बाईगैमियस मैरिज कर रहा है, तो इसकी बेइज्जती ही है ना। ऑलरेडी बंदा मैरिज है, दूसरी शादी करने जा रहा है, ये आप छाप रहे हो, तो इवन तो जो स्टेटमेंट है वो तो इनोसेंट लग रही है, कोई गलत नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं कर रही, पर उसका हिडन मीनिंग जो इस कासडी के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि लग क्या रहा है कि कासडी दूसरी शादी करने जा रहा है, उसने पहले ऑलरेडी कर रखी है, अब वो बाईगैमी करने जा रहा है, बाईगैमी का ऑफेंस करने जा रहा है, तो इसकी बेइज्जती तो है। इसको बोलते हैं इन्यूएंडो, कि जो स्टेटमेंट है वो इनोसेंटली होती है, लेकिन उसका हिडन मीनिंग जो है वो डेफामेटरी होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप नोट्स के लिए उतार सकते हो कि इन्यूएंडो का मतलब क्या होता है। आई होप आपको इन्यूएंडो समझ आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे एसेंशियल को। हाँ जी, तो प्लेंटिफ अगर प्रूव कर देता है कि स्टेटमेंट डेफामेटरी नेचर की थी, जो हमने पहले पॉइंट पढ़े वो सारे पहले ही एसेंशियल में आएंगे, स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी, इन्यूएंडो भी उसके अंदर ही आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा। डेफामेटरी का केस अपने जीतने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, प्लेंटिफ को ये प्रूव करना पड़ेगा द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू द प्लेंटिफ। जो केस कर रहा है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट उसको बनाई गई थी, जो बेइज्जती की गई है उसकी की गई है, जो स्टेटमेंट है वो उसी के लिए बनाई गई थी, तभी वो केस कर रहा है। अर्थात अगर मान लो मैं डेफामेशन करता हूँ ए की, तो मेरे पे कोई जेड केस फाइल नहीं कर सकता। मैं डेफामेशन ए की कर रहा हूँ, ए ही केस फाइल कर सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ टोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ टोर्ट एक सिविल रोंग है। सिविल रोंग क्या है? प्राइवेट रोंग है, जिसमें कि जो जिस बंदे के साथ गलत होता है वही केस फाइल कर सकता है, उसके बिहाफ में और कोई नहीं कर सकता। जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंस में होता था, अगर क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो तो कोई भी किसी के बिहाफ में कर सकता है, बट जो लॉ ऑफ टोर्ट है वो तो एक प्राइवेट रोंग है। इसमें कौन केस फाइल करेगा? जिसके साथ गलत हुआ, जिसकी डेफामेशन कर रही है। तो जो प्लेंटिफ केस कर रहा है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी ही डेफामेशन की गई थी, मुझे ही गलत बोला गया था, मेरी बेइज्जती की गई थी, जो स्टेटमेंट डेफामेटरी थी वो मेरे लिए थी। इसमें आप दो चीजें जरूर लिखोगे। पहली बात आती है कि डेफामेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन। तो डेफामेशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन तो क्या होगा? अगर मान लो कोई व्यक्ति किसी मरे हुए बंदे की बेइज्जती करता है, मरे हुए बंदे के बारे में बोलता है वो तो चोर था, करप्टर था, घूसखोर था, मर गया, अच्छा हुआ, ऐसे करके बेइज्जती कर रहा है, तो क्या जो जहाँ लिखा होता स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू अ प्लेंटिफ, तो जो उसके बिहाफ में कोई व्यक्ति केस कर सकता है। तो अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ टोर्ट की, तो लॉ ऑफ टोर्ट में डिजीज्ड पर्सन की डेफामेशन नहीं मानी जाती, क्योंकि जो बंदा मर गया है अगर आप उसकी बेइज्जती करते हो तो उसके घर वाले आपके ऊपर केस नहीं कर सकते लॉ ऑफ टोर्ट के अंडर। हाँ, वो क्रिमिनल केस कर सकते हैं अगर उनकी बेइज्जती हुई है, और जो बंदा मर गया है अगर वो जीवित होता है उसकी भी बेइज्जती होती, तब वो उसके बिहाफ में क्रिमिनल केस कर सकते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस तो होता है पब्लिक रोंग का, कोई भी कर सकता है,
उसके बिहार में किया जा सकता है। पर अगर लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें तो मरे हुए व्यक्ति की बेइज्जती नहीं मानी जाती, क्योंकि मरा हुआ बंदा जिंदा हो गया खुद केस करने आएगा नहीं, तो इसलिए सिविल रॉन्ग तो नहीं माना जाता, लॉ ऑफ टॉर्ट में केस फाइल नहीं किया जा सकता अगर आप मरे हुए व्यक्ति की बेइज्जती करते हैं। तो मतलब द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू अ प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ कोई और बंदा नहीं बन सकता, मरा हुआ बंदे के बिहाफ में कोई नहीं बन सकता। लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें मतलब क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल केस किया जा सकता है, मरे हुए बंदी का बेइज्जती करते हो वो क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। दूसरी आप बात इसमें ये डिस्कस करोगे कि डेफामेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स। हाँ जी, डेफामेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन में क्या आएगा कि क्या होगा अगर कोई एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों की डेफामेशन करता है, क्लास ऑफ पर्सन बहुत सारे लोगों की कर रहा है। मान लो मैं बोलता हूँ सारे वकील चोर हैं, या मैं बोलता हूँ सारे पुलिस वाले चोर हैं, या मैं बोलता हूँ सारे डॉक्टर चोर हैं, उनको बस पैसों से मतलब होता है, उन्हें किसी का इलाज तो करना नहीं होता, किसी की लाइफ से उनको क्या लेना, पैसा लेना है। वैसे ही वकीलों को न्याय से मतलब नहीं है, बस उनको फीस लेनी है, सारे वकील चोर हैं। अगर मैं क्लास ऑफ पर्सन की डेफिनेशन करूं तो क्या कोई एक व्यक्ति उठ के बोल सकता है स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ कि मेरी को रेफर की गई थी? तो अगर क्लास ऑफ पर्सन की डेफिनेशन होती है तो उसको भी हम डेफिनेशन नहीं मानते। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ सारे पुलिस वाले चोर हैं, तो कोई एक पुलिस वाला आकर मेरे पे केस फाइल नहीं कर सकता, वो ये प्रूव नहीं कर सकता कि वो स्टेटमेंट मैंने उसको ही बनाई थी, वो प्रूव ही नहीं कर सकता, तो डेफामेशन केस फाइल नहीं कर सकता। तो डेफामेशन ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स होती है तो उसमें आप केस फाइल नहीं कर सकते, आप लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर केस फाइल, इवन आप तो क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस भी फाइल नहीं कर सकते। तो क्लास ऑफ पर्सन में आप ये दोनों बातें जो है द स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू प्लेंटिफ क्यों इसके अंडर आ रही हैं कि प्लेंटिफ प्रूव करना पड़ेगा स्टेटमेंट मुझे बनाई गई है, तो डिजीज पर्सन वो कैसे प्रूव करेगा? अब क्लास ऑफ पर्सन को बनाई गई स्टेटमेंट है तो एक बंदा बोलते मुझे ही बनाई गई थी, मैं भी वकील हूँ। मान लो मैंने बोल दिया सारे वकील चोर हैं, एक वकील खड़ा होकर बोल दिया मैं भी वकील हूँ, मुझे बोला गया है, नहीं वो प्रूव भी नहीं कर सकता, तो ये डेफामेशन नहीं मानी जाती। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा इशेंशियल। हाँ जी, तो जो प्लेंटिफ है पहले प्रूव कर देगा कि स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी, दूसरा प्रूव कर देगा स्टेटमेंट मस्ट बी रेफर टू अ प्लेंटिफ, उसको ही बनाई गई थी। तीसरा उसे फिर ये प्रूव करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट थी वो पब्लिश होनी चाहिए। तीनों प्रूव करने पड़ेंगे तभी डेफामेशन केस चलेगा। तीसरा क्या है? द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, जो प्लेंटिफ उसको प्रूव करना पड़ेगा जो स्टेटमेंट है वो पब्लिश हुई है, बहुत सारे लोगों को उस बात का पता चला है, मेरे सिवा और लोगों को पता चला है। अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती कर रहा है पर वो बात उसी को सुनाई दे रही है, उसी को ही पता चल रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा, वो डेफामेशन नहीं मानी जाएगी। जैसे मैं किसी को फोन करूं, फोन पे गालियां दूं, बुरा भद्दा बोलूं, वही सुन रहा है तो वो डेफामेशन नहीं मानी जाएगी। वहीं अगर वो स्पीकर पे लगा के सभी को सुना रहा है तो वो डेफामेशन मानी जाएगी। वैसे अगर मैं किसी को लेटर लिखता हूँ, पर्सनली उसको बुरा लिखता हूँ, उसको लेटर दे देता हूँ, वो पढ़ लेता है, अकेला पढ़ रहा है, वो जो स्टेटमेंट है वो उसके तक रहेगी, पब्लिश नहीं हुई। पब्लिकेशन का मतलब है द कम्युनिकेशन ऑफ द स्टेटमेंट टू अ मैनी पीपल अदर देन द प्लेंटिफ हिमसेल्फ। प्लेंटिफ के सिवा बहुत सारे लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि रेपुटेशन का मतलब क्या है? रेपुटेशन तो होती और लोगों की नजर में है ना, मेरी रेपुटेशन और लोगों की नजर में क्या है? ये होगा मेरी खुद में क्या रेपुटेशन है, खुद में मैं अपने आप को रेपुटेशन हाई मानूंगा, ये सुना होता है। तो अगर औरों की नजर में बेइज्जती हुई है तभी तो मानहानि मानी जाएगी, तभी तो डेफामेशन मानी जाएगी। तो स्टेटमेंट पब्लिश होनी चाहिए। हम लोग इस केस को डिस्कस कर लेते हैं। टीजे पोनन वर्सेस एमसी वर्गीस 1970 का केस है। इस केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति था हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ को लेटर लिखा। लेटर में क्या लिखा? उसने वाइफ को लेटर लिखा और वाइफ के पिता हस्बैंड के जो ससुर थे उसके बारे में बहुत बुरा गंदा बोला, मैं तेरा पिता जो है बड़ा कंजूस है, पैसे का भूखा है, ये वो बहुत कुछ बोला। तो वाइफ ने वो सारी बातें अपने पिता को जाके बता दी कि मेरे जो पति हैं वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो जो पिता था उसने केस कर दिया हस्बैंड के ऊपर डेफामेशन का। तो कोर्ट में ये क्वेश्चन रेज हुआ कि जो हस्बैंड ने वाइफ को बोला तो ये स्टेटमेंट जो थी क्या ये पब्लिश मानी जाएगी? क्या ये माना जाएगा कि जो स्टेटमेंट है वो केस करने वाले व्यक्ति के अलावा औरों को पता चली है तो ये डेफामेशन पब्लिश्ड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? तो कोर्ट ने बोला पहली बात तो ये है जो हस्बैंड और वाइफ की जो कम्युनिकेशन होती है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 122 के अंडर वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मानी जाती है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन मानी जाती है। दूसरी बात ये बोली कि जो हस्बैंड ने वाइफ को बोला ये पब्लिश नहीं माना जाएगा, ये पब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि हस्बैंड अपनी वाइफ को एज ए लाइफ पार्टनर बता सकता है, ये मैट्रिमोनियल बातें हैं। अगर हस्बैंड वाइफ को नहीं बोलेगा किसको बोलेगा? और अगर हम इसको ही मान ले पब्लिकेशन है तो इनका आपस में फिर डिवोर्स भी हो जाएगा, जल्दी लड़ाई पड़ जाएगी कि हस्बैंड बोलेगा मेरे अगेंस्ट केस कर दिया, वाइफ ने मेरे विरुद्ध गवाही दे दी, तो बड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और जो उनकी कम्युनिकेशन प्रिविलेज मानी जाती है उनका हम कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकते। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो है वो पब्लिकेशन नहीं मानी जाएगी, हस्बैंड ने जो भी बेइज्जती करी अपने ससुर की अपनी वाइफ के सामने ये हम पब्लिकेशन नहीं मानेंगे। हाँ, अगर हस्बैंड किसी वाइफ के अलावा किसी तीसरे बंदे के साथ बेइज्जती करता तो भी ये पब्लिकेशन मानी जा सकती थी। तो आपने ये बात लिख लेनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जनरल डिफेंसेस के बारे में, किसके डिफेंसेस क्या हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।